हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है इस चैनल पर। आज हम जानेंगे साइंस पेडागोजी के कॉन्सेप्ट के बारे में। फर्स्ट कॉन्सेप्ट है विज्ञान की प्रकृति यानी नेचर ऑफ साइंस। फर्स्ट पॉइंट है विज्ञान अस्थायी यानी टेंटेटिव होता है। टेंटेटिव का मतलब होता है परिवर्तनशील होता है। साइंस फिक्स नहीं होता है, वो समय के साथ उसमें चेंजेस आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है साइंस संदेहवाद। साइंस स्केप्टिज्म होता है, वो संदेह के घेरे में रहता है और उसे हम वेरीफाई करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है साइंस तार्किक होता है, लॉजिकल होता है, जिसमें हम तर्क लगा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है साइंस सामाजिक प्रयास यानी सोशल एंडेवर है। नेक्स्ट है साइंस अंतर विषयी यानी इंटरडिसिप्लिन होता है, क्योंकि इसमें साइंस के ही कॉन्सेप्ट नहीं होते, बहुत सारे विषयों से ये रिलेटेड होते हैं और वे एक दूसरे से संबंधित होते हैं। नेक्स्ट है साइंस सरलतम और मितव्ययी होता है यानी पार्सिमोनियस होता है। साइंस में सरल सबसे कम जो अजम्पशन वाले स्पष्टीकरण होते हैं उनको प्राथमिकता दी जाती है, इसलिए इसे सरलतम और मितव्ययी कहा जाता है। नेक्स्ट है साइंस उदासीन मूल्य होता है, उसके जो वैल्यू होते हैं वो न्यूट्रल होते हैं, यानी उसमें व्यक्ति के विश्वास या पूर्वाग्रह या मान्यता का कोई स्थान नहीं होता है, क्योंकि इसमें पक्षपात नहीं होता है, ये निष्पक्ष होता है, इसलिए ये न्यूट्रल होता है। नेक्स्ट है साइंस सांस्कृतिक अंतर्निहित होता है यानी कल्चरल एम्बेडेड होता है। मनुष्य सामाजिक प्राणी होता है और साइंस भी मनुष्य के सांस्कृतिक सामाजिक वातावरण से प्रभावित होता है। नेक्स्ट है साइंस में बहुल विधि का प्रयोग किया जाता है, तो एक विधि का नहीं। नेक्स्ट है साइंस गतिशील यानी डायनामिक होता है, स्टैटिक नहीं होता है, फिक्स नहीं होता है, क्योंकि समय और आवश्यकता के अनुसार उसमें परिवर्तन किए जा सकते हैं। नेक्स्ट है विज्ञान शिक्षण का मूल उद्देश्य क्या है, यानी साइंस के क्या एम्स हैं। फर्स्ट उद्देश्य है वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना। वैज्ञानिक दृष्टिकोण जैसे तर्क वितर्क करना, विश्लेषण करना, खोज करना, इन सभी दृष्टिकोण का विकास करना। नेक्स्ट है अवधारणात्मक समझ विकसित करना यानी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग का विकास करना। नेक्स्ट है विज्ञान को दैनिक जीवन से जोड़ना यानी रियल लाइफ से इसको कनेक्ट करना। नेक्स्ट पॉइंट है साइंस समस्या समाधान क्षमता को बढ़ाता है, यानी जो साइंस है वो प्रॉब्लम सॉल्विंग का जो क्षमता होता है उसका विकास करता है। नेक्स्ट पॉइंट है साइंस प्रक्रिया और व्यवहारिक कौशल का निर्माण करता है, यानी बालक में जो प्रोसेस है और जो व्यवहारिक कौशल है उसका के निर्माण में हेल्प करता है। नेक्स्ट पॉइंट है आलोचनात्मक चिंतन का विकास करना यानी क्रिटिकल थिंकिंग का विकास करना। नेक्स्ट है पर्यावरण और सामाजिक मूल्यों को बढ़ावा देना, यानी प्रकृति की रक्षा करना, सहयोग, मानव कल्याण के हित में कार्य करने को बढ़ावा देना, जैसे पेड़ पौधे को ना काट कर पेड़ उगाने के लिए प्रोत्साहन करना, उसकी रक्षा करना, आने वाले जनरेशन के लिए संसाधनों को संचित करके रखना। तो ये सभी विज्ञान शिक्षण के उद्देश्य हैं। नेचर और एम्स के बारे में पढ़ा है, अब उससे रिलेटेड कुछ PYQ करेंगे जिससे ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बनते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है बोर के परमाणु सिद्धांत में विज्ञान में क्रांति ला दी, इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन के लिए स्थिर ऊर्जा अवस्थाएं सामने आई, जिनमें इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर गति करते समय ऊर्जा का विकिरण नहीं करता। उपयुक्त विज्ञान की प्रकृति के संबंध में क्या चित्रित करता है। यहाँ बोर्स के जो एटॉमिक थ्योरी है उसका एक्सप्लेनेशन दिया है और पूछा गया है क्वेश्चन में कि ये साइंस के किस नेचर से रिलेटेड है। इस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करें तो एटॉमिक थ्योरी सबसे पहले थॉमसन ने दिया था, फिर रदरफोर्ड ने दिया था, फिर बोर्स ने दिया। तो इस तरीके से ये उसके कॉन्सेप्ट जो एटम्स के कॉन्सेप्ट हैं वो
समय के साथ चेंज होते गए, उसमें बदलाव किए गए। तो ये एक तरीके से ये टेंटेटिव नेचर बता रहा है। इसके हम ऑप्शंस देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन में विज्ञान व्यक्तिनिष्ठ है, यानी सब्जेक्टिव है। विज्ञान व्यक्तिनिष्ठ नहीं होता, ये ऑब्जेक्टिव होता है, क्योंकि इसके सारे तथ्य या इसके जितने भी थ्योरीज हैं, लॉज हैं, वे स्पष्ट और क्लियर होते हैं। सेकंड है विज्ञान मान निरपेक्ष है। निरपेक्ष मतलब न्यूट्रल है। तो यहाँ न्यूट्रल के बारे में कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, तो ये ऑप्शन भी गलत होगा। थर्ड है विज्ञान अस्थायी है, यानी टेंटेटिव है। तो बिल्कुल सही होगा, क्योंकि परमाणु का जो सिद्धांत दिया गया है वो लगातार चेंज होते गए, वे स्थायी नहीं थे। तो इस तरह से ये अस्थायी है, टेंटेटिव है। फोर्थ ऑप्शन है विज्ञान सामाजिक एवं सांस्कृतिक रूप से सन्निहित है, यानी सोशली एंड कल्चरल एम्बेडेड है। तो यहाँ इसके बारे में कोई जिक्र नहीं किया गया। यहाँ इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। सेकंड क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कार्य विद्यार्थियों में वैज्ञानिक स्वभाव का विकास करने में योगदान नहीं करेगा, यानी वैज्ञानिक दृष्टिकोण के बारे में पूछा गया है कि कौन विकास नहीं करेगा। तो यहाँ चार ऑप्शन दिए गए हैं। फर्स्ट वैज्ञानिक अवधारणाओं के विकास के ऐतिहासिक पक्षों पर बल देना। तो ये एक हद तक सही है, क्योंकि हम विज्ञान में उसके ऐतिहासिक पक्षों के बारे में हम पढ़ते हैं। क्योंकि यहाँ बॉल के परमाणु सिद्धांत का ही एग्जाम्पल ले, तो उसके पहले बहुत सारे वैज्ञानिकों ने एटम्स के बारे में बताया, तो इस तरीके से उसके इतिहास के बारे में पता चलता है। तो ये ऑप्शन सही होगा। सेकेंड है विद्यार्थियों को प्रत्यक्ष अनुभव प्रदान करना। वैज्ञानिक दृष्टिकोण में क्या करना है, बच्चे को भावात्मक रूप से उसे लर्निंग कराना है, तो ये भी एक सही होगा। थर्ड है प्रश्न पूछने के लिए विद्यार्थियों को प्रेरित करना। क्वेश्चनिंग करना एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण है, तो ये भी सही होगा। फोर्थ विज्ञान के प्रकृति के सिद्धांतों को पढ़ना। सिर्फ उसके थ्योरी या लॉ के बारे में पढ़ लेने से उसके वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास नहीं हो सकता। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन फोर। आगे हम जानते हैं कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स के बारे में, जैसे ऑब्जर्वेशन, फैक्ट, इन्फरेंस क्या होता है। फर्स्ट ऑब्जर्वेशन यानी अवलोकन। ऑब्जर्वेशन का मतलब होता है हमारी जो सेंसेस हैं, जो हमारी इंद्रियां हैं, उनके द्वारा सूचनाओं का एकत्र करना, चाहे वो देखकर, सुनकर, फील कर हम डेटा एकत्र करते हैं। जैसे रंग, आकार या बनावट को हम देखकर प्रत्यक्ष रूप से हम ऑब्जर्व करते हैं, अवलोकन करते हैं, और यह मेनली ऑब्जर्वेशन हम देखकर ही करते हैं। सेकेंड है फैक्ट यानी तथ्य। तथ्य का मतलब होता है जो बार बार प्रयोग द्वारा सत्य को साबित किया जाता है, और साबित करने के बाद जो जो स्पष्टीकरण मिलता है वो तथ्य होता है। जैसे 100 डिग्री सेल्सियस पर वाटर बॉईल होता है, इसे कितने बार प्रयोग किए गए होंगे तब जाके एक स्पष्ट फैक्ट का पता चला कि 100 डिग्री सेल्सियस पर वाटर बॉईल होते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल है जैसे न्यूबॉर्न बेबी के बोन 300 होते हैं और वहीं अडल्ट के 206 बोन होते हैं, तो इसके लिए भी कितने बार प्रयोग किए गए होंगे तब जाके ये फैक्ट पता चला। थर्ड है इन्फेरेंस यानी निष्कर्ष, और ये निष्कर्ष हम अवलोकनों के द्वारा ही प्राप्त करते हैं, क्योंकि हम अवलोकन करते हैं या हमारे जो पूर्व ज्ञान है उनसे जो प्राप्त तार्किक निष्कर्ष होता है वो इन्फेरेंस होता है, और ये एक तरीके से अनुमान होता है। इसमें हम अनुमान करते हैं, व्याख्या करते हैं। जैसे हम यहाँ एग्जाम्पल के लिए समझें, जो आइस क्यूब होता है उसे हम एक ब्लैक मेटल ट्रे में रखते हैं तो वो जल्दी मेल्ट होता है, लेकिन वही आइस क्यूब को हम वाइट प्लास्टिक ट्रे में रखेंगे तो वो जल्दी मेल्ट नहीं होगा। तो इस तरीके से हम इसमें निष्कर्ष लगा सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं कि जो ब्लैक कलर होता है वो हीट को अच्छे से एब्जॉर्ब करता है। सेकेंड एग्जाम्पल है जैसे हम प्लांट को डार्क प्लेस में रखते हैं और सनलाइट में रखते हैं, तो जो डार्क प्लेस में रखा हुआ प्लांट है वो जल्दी ग्रो नहीं करेगा, लेकिन उसे प्रॉपर सनलाइट मिल रहा है
तो वो अच्छे से ग्रो करेगा। तो इस तरीके से हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि प्लांट के ग्रोथ के लिए सनलाइट चाहिए, क्योंकि सनलाइट के प्रेजेंस में ही वो अपना फूड बना सकता है। तो ये इन्फेरेंस होता है। अभी हमने ऑब्जर्वेशन, फैक्ट और इन्फेरेंस के बारे में जाना। अब उसके हम कुछ पीवाईक्यू करते हैं। यहाँ 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं, उनमें से चूज करना है कौन ऑब्जर्वेशन है, कौन इन्फेरेंस है। फर्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं ABCD, और इन चारों स्टेटमेंट में पता करना है कि कौन ऑब्जर्वेशन है और कौन इन्फेरेंस है। फर्स्ट यानी ए में दिया है धातु ऑक्साइड प्रकृति में क्षारीय होते हैं, यानी जो मेटल्स होते हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं। इसे हम कोई ऑब्जर्वेशन के थ्रू नहीं जान सकते, इसे कई बार एक्सपेरिमेंट किया गया होगा तब जाके ये निष्कर्ष मिला। तो ये एक तरीके से ये इन्फेरेंस है। सेकेंड है यानी बी में वायु गर्म होने पर फैलती है, और इसे भी एक्सपेरिमेंट के द्वारा ही देखा गया होगा। किसी बैलून में हवा भरी जाते हैं तो वो गर्म होकर वो फैलती है, तो इसे हम देख सकते हैं। तो ये एक ऑब्जर्वेशन हुआ। थर्ड है यानी सी कार्बन डाइऑक्साइड प्रवेश कराने पर चूने का पानी दूधिया हो जाता है। और जो लाइम वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड डाला जाता है तो उसका कलर मिल्की हो जाता है। तो ये हम ऑब्जर्व करते हैं, अपनी आंखों द्वारा देखते हैं। तो ये भी ऑब्जर्वेशन होगा। फोर्थ है यानी डी सोडियम हाइड्रोक्साइड हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक दूसरे को उदासीन कर देते हैं, और इसे भी एक्सपेरिमेंट कई बार कराए गए होंगे, और फिर फाइनली एक रिजल्ट मिला, एक अनुमान मिला कि ये एक दूसरे को न्यूट्रल कर देते हैं। तो ये एक इन्फ्लुएंस हुआ। ऑप्शन सी, क्योंकि जो बी और सी है वो ऑब्जर्वेशन है, और ऑप्शन ए और डी इन्फ्लुएंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ भी 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं और इसे बताना है कि ये ऑब्जर्वेशन है या इन्फ्लुएंस है। फर्स्ट है मानव शरीर का सामान्य तापमान 37 डिग्री सेल्सियस होता है। इसे भी कई बार एक्सपेरिमेंट किए होंगे तभी जाके एक निष्कर्ष पे पहुंचा गया कि जो ह्यूमन का जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। तो ये इन्फ्लुएंस हो जाएगा यानी अनुमान। सेकेंड है उष्मा उच्च तापमान वाले शरीर से निम्न तापमान वाले शरीर की ओर प्रवाहित होती है। तो ये स्टेटमेंट भी क्या होगा, इन्फ्लुएंस होगा, क्योंकि इसे भी कई बार एक्सपेरिमेंट कराए गए होंगे तब जाके ये निष्कर्ष पता चला। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सेकेंड, यानी S1 और S2 दोनों ही इन्फ्लुएंस निष्कर्ष है। अब हम जानेंगे लॉ और थ्योरी यानी नियम और सिद्धांत क्या होते हैं। फर्स्ट है थ्योरी यानी सिद्धांत। ये एक तरह का व्याख्या होता है, यानी एक्सप्लेन इसे किया जा सकता है। इसका जो स्पष्टीकरण होता है वो मजबूती होता है, यानी जैसे हम कोई अवलोकन कर रहे हैं या प्रयोग कर रहे हैं, उसका हम क्या करते हैं, व्याख्या करते हैं। और ये परिवर्तनशील होता है, ये चेंजेबल होता है, और ये ब्रॉड होता है, क्योंकि इसमें हम अवलोकनों और प्रयोगों के द्वारा हम कारण का पता लगा सकते हैं। जैसे गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत हो गया, जैसे न्यूटन गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत का खोज किया था, उस समय उन्होंने सोचा होगा कि ये एप्पल पेड़ से नीचे ही क्यों गिर रहे हैं और ये कैसे गिर रहे हैं। तो ये कारण का पता लगाता है, यानी इसमें क्यों, कैसे, वाई, हाउ के क्वेश्चन का आंसर मिलता है। तो ये हो जाता है थ्योरी यानी सिद्धांत। नेक्स्ट है लॉ यानी नियम, और यह एक तरीके का सामान्यकरण होता है। मतलब जो उदाहरण, ये जो तथ्य है, ये जितने भी अनुभव प्राप्त होते हैं उनके आधार पर निष्कर्ष निकाला जाता है, उसे सामान्यकरण कहते हैं यानी जनरलाइजेशन। और लॉ जो होता है एक तरीके से वर्णनात्मक होते हैं, इसे हम डिस्क्राइब कर सकते हैं। और ये नियम और पैटर्न पर आधारित होते हैं। ये सार्वभौमिक यानी हर जगह एक समान होता है, और ये मुख्यतः कोई फॉर्मूला और यह स्टेटमेंट यानी ये पैटर्न पर आधारित होता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए ओम का नियम, V=I R, न्यूटन का सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण का नियम। जैसे जो वस्तुएं होता है वो द्रव्यमान और दूरी के आधार पर एक दूसरे को
आकर्षित करती है। तो ये लो में क्या होता है कि हम क्यों और कैसे इसका कारण हम का पता नहीं कर, और जो तथ्य है, जो हमने एक्सपीरियंस किया है, उसके आधार पर जो निष्कर्ष निकाले गए हैं उनके बारे में पता चलता है। जैसे यहाँ गुरुत्वाकर्षण किस कारण से उत्पन्न हुआ, इसका हम कारण का पता नहीं लगा सकते। चेंजेबल नहीं होता है, ये परिवर्तनशील नहीं होता, और ये स्पेसिफिक होता है, इसे चैलेंज किया जा सकता है। ये एक तरीके से देखा जाए तो फिक्स होता है, लेकिन समय के साथ या आवश्यकता के अनुसार इसे चैलेंज किया जा सकता है या चुनौती दिया जा सकता है। ना नियम से बनता है और ना नियम सिद्धांत से बनता है। अब हम आगे जानते हैं प्रक्रिया कौशल या प्रोसेस स्किल, जो हमारी बेसिक साइंस में क्या प्रोसेस होते हैं स्किल के लिए। फर्स्ट है ऑब्जर्वेशन यानी अवलोकन, इसमें हम अपने सेंसेस के द्वारा सूचनाओं को एकत्र करते हैं। सेकंड है मेजर यानी मापन, लंबाई, चौड़ाई या द्रव्यमान यानी वॉल्यूम, इन सबका हम मेजर करते हैं। थर्ड है क्लासिफाइंग यानी वर्गीकरण, इसमें हम रंग, रूप या उसके गुण के आधार पे हम इसे ग्रुप करते हैं यानी अलग अलग समूह में रखते हैं। फोर्थ है इन्फरिंग यानी निष्कर्ष, अवलोकन के आधार पर हम अनुमान लगाते हैं। फिफ्थ पॉइंट है पूर्वानुमान यानी प्रेडिक्टिंग, इसमें हम आगे की होने वाली संभावनाएं जो है, जो पॉसिबिलिटी है, उसको बताते हैं। सिक्स पॉइंट है साझा यानी कम्युनिकेटिंग करना, शेयर करना, जिसमें हम निष्कर्षों को शब्दों, चार्ट या ग्राफ के माध्यम से स्पष्ट करते हैं। सेवेंथ है परिकल्पना करना यानी हाइपोथेसिस करना, जिसमें हम कारण का पता करते हैं, व्याख्या करते हैं कि टेस्टेबल है या नहीं, क्यों है, इन सब के कारण का पता चलता है परिकल्पना के द्वारा। 8 नंबर है प्रयोग करना यानी एक्सपेरिमेंटिंग करना, जिसमें हम क्या करते हैं, योजना बनाते हैं, डेटा एकत्र करते हैं, और जो रिजल्ट मिल रहे हैं, जो परिणाम मिल रहे हैं, उनको एनालिसिस करते हैं, विश्लेषण करते हैं। 9 पॉइंट है मॉडल बनाना, भौतिक या मानसिक तौर पे हम क्या करते हैं, मॉडल बनाते हैं, जिसमें हम जटिल प्रक्रिया को समझने के लिए बहुत आसान तरीके से उसका मॉडल बना के समझा जाता है। तो इस तरीके से साइंस में प्रोसेस स्किल होते हैं। और अभी हमने लो थ्योरी और प्रोसेस स्किल के बारे में पढ़ा, अब उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करेंगे तो पता चल सके कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चन बनते हैं। फर्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा परिकल्पना करने का कौशल का निर्देशक नहीं है। तो इस तरीके से बहुत सारे जो स्किल हैं उनमें से किसी एक के बारे में पूछा जा सकता है। तो यहाँ क्वेश्चन परिकल्पना के बारे में पूछा है, इसमें हम क्या करते हैं, कारण का पता करते हैं, व्याख्या करते हैं, क्यों, कैसे, इन सब के क्वेश्चन का आंसर मिलता है। तो यहाँ बोल रहा है परिकल्पना कौशल का निर्देशक नहीं है, यानी कौन गलत है। तो फर्स्ट ऑप्शन है किसी प्रयोग के लिए चरों यानी जो वेरिएबल की पहचान करना। तो किसी की पहचान करना, कारण का पता करना, एक तरीके से यहाँ कारण का पता हम कर सकते हैं, तो ये ऑप्शन सही होगा। सेकेंड है खोजबीन तक ले जाने वाले प्रश्न बनाना, इसमें भी हम क्या कर रहे हैं, कारण का पता कर रहे हैं। थर्ड है सूचना एकत्र करने के लिए ज्ञान इंद्रियों का प्रयोग करना, हम ज्ञान इंद्रियों का प्रयोग कहाँ करते हैं, जब हम ऑब्जर्व करते हैं, अवलोकन करते हैं, ये ऑप्शन गलत होगा। फोर्थ है कुछ सिद्धांतों के विषय में अवलोकनों अथवा संबंधों की व्याख्या करने का प्रयास करते हैं। परिकल्पना में क्या करते हैं, एक तरीके से हम व्याख्या ही तो करते हैं, तो ये ऑप्शन भी सही होगा। लेकिन यहाँ क्वेश्चन में पूछा था कि कौन गलत है, तो ऑप्शन थर्ड में क्या बोला है कि हम सूचना को एकत्र करते हैं, जो कि हम ऑब्जर्वेशन के थ्रू करते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड। सेकेंड क्वेश्चन है जिसमें कथन और कारण यानी ऑब्जेक्शन और रीजन दिए हैं। यहाँ ऑब्जेक्शन में दिया है परिकल्पनाएं सिद्धांत बनाती है जो कि बाद में नियम बनते हैं। तो ऐसा तो बिल्कुल ही नहीं है कि परिकल्पना से सिद्धांत और सिद्धांत से नियम। मैंने बताया था कि ना ही सिद्धांत नियम बनाता है और ना ही नियम सिद्धांत बनाता है, तो ये तो वैसे भी गलत हो गया। अब कारण में क्या दिया है
गुरुत्वाकर्षण के नियम जैसे वैज्ञानिक नियम निरपेक्ष होते हैं। जो वैज्ञानिक नियम निरपेक्ष नहीं होते हैं, सापेक्ष होते हैं। तो ये ऑप्शन भी गलत है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ए आर आर, दोनों ही गलत है। थर्ड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वैज्ञानिक नियमों के बारे में कौन सा सही है। यानी नियम यानी लॉ के बारे में पूछा है कि कौन सा सही है। फर्स्ट है, वे वैज्ञानिक सिद्धांतों से बनते हैं। ये स्टेटमेंट फिर से रिपीट हुआ है कि सिद्धांतों से बनते हैं, तो ऐसा नहीं है। ना ही नियम सिद्धांत से बनते हैं और न सिद्धांत नियम से बनते हैं, तो ये ऑप्शन गलत होगा। सेकेंड, उन्हें चुनौती नहीं दी जा सकती है। हम ये एक हद तक मान सकते हैं कि जो नियम जो लॉ होते हैं वो फिक्स हो सकते हैं, लेकिन उन्हें चैलेंज किया जा सकता है। समय के या आवश्यकता के अनुसार इसे चैलेंज किया जा सकता है। ये ऑप्शन भी गलत होगा। थर्ड है, वे भौतिक परिघटनाओं के लिए तर्क प्रदान करते हैं। तर्क देता है, एक तरीके से ये सही हो सकता है। अब फोर्थ ऑप्शन देखते हैं, वे अवलोकनशील परिघटनाओं के मध्य संबंधों का वर्णन करते हैं। हमने क्या जाना था कि लोग सामान्यकरण करता है, यानी इसको जनरलाइज कर सकते हैं, उसको हम डिस्क्राइब कर सकते, वर्णन कर सकते हैं और इस तरह से इसका हम संबंध के बारे में पता कर सकते हैं। थर्ड और फोर्थ में सबसे बेस्ट जो आंसर है वो ऑप्शन 4 होगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन 4। आगे हम जानते हैं एनसीएफ के अनुसार अच्छी विज्ञान शिक्षा क्या है, यानी गुड साइंस एजुकेशन क्या है। फर्स्ट है, शिक्षार्थी के अनुरूप, यानी ट्रू टू चाइल्ड। चाइल्ड सेंटर हो, बच्चे के अनुरूप हो, यानी बच्चे के एज, उसके संज्ञानात्मक स्तर यानी जो अंडरस्टैंडिंग लेवल उसके अनुसार हो, उसके रुचि उसकी योग्यता के अनुसार हो। सेकेंड है, जीवन के अनुरूप, यानी ट्रू टू लाइफ, यानी दैनिक जीवन से संबंधित साइंस हो और ये व्यवहारिक जीवन कौशल विकसित करने वाला हो। थर्ड है, विज्ञान के अनुरूप, यानी ट्रू टू साइंस, यानी रटने के बजाय वैज्ञानिक ज्ञान के समझ के बारे में हो। प्रायोगिक हो, यानी इसमें हम प्रयोग कर सकते हैं, जिससे बच्चों ने जो कुछ भी सीखा है वो स्थायी हो। और ये प्रक्रिया कौशल हो, जिससे किस तरीके से प्रोसेस के थ्रू एक उत्पाद का निर्माण होता है, प्रोडक्ट बनता है, इस तरीके से प्रक्रिया कौशल के रूप में हो। फोर्थ है, पर्यावरण के प्रति निष्ठा, यानी ट्रू टू एनवायरमेंट हो। बच्चों को इसमें जागरूकता दिया जाए, जैसे नेचर के बारे में, एनवायरमेंट को कंजर्व कैसे किया जाए के बारे में जागरूकता दिया गया हो। जैसे ग्लोबल वार्मिंग हो, किस तरीके से ओजोन लेयर के हरासमेंट से किस तरीके से प्रॉब्लम हो रही है, इस तरीके का जागरूकता होना चाहिए। नेक्स्ट है पाठ्यक्रम की वैधता, यानी वैलिडिटी ऑफ करिकुलम। जो करिकुलम हो वो किस किस वैधता के अनुरूप हो। फर्स्ट है ऐतिहासिक वैधता, यानी हिस्टोरिकल वैलिडिटी, मतलब अवधारणाएं जो होती है वो समय के साथ क्या होती है, चेंज होती है। तो ये एक तरीके से विकासशील होता है, ये अस्थायी होता है। क्योंकि जो इतिहास के बारे में पता चलता है, इतिहास का साक्ष्य किया जाना चाहिए करिकुलम में। इतिहास में किस तरीके से चेंजेस हो रहे हैं उनको शामिल किया जाना चाहिए, जिससे बच्चों को इतिहास के बारे में पता चल सके। सेकेंड है संज्ञानात्मक वैधता, यानी कॉग्निटिव वैलिडिटी, मतलब विद्यार्थी की एज के अनुसार उसकी मानसिक क्षमता के अनुसार पाठ्यक्रम बनाया जाना चाहिए। थर्ड है प्रक्रिया वैधता, यानी प्रोसेस वैलिडिटी, पाठ्यक्रम में विधि के बारे में, प्रयोग के बारे में ये इसको शामिल किया जाना चाहिए, जिससे बच्चे को पता चल सके कि हम प्रयोग के द्वारा कैसे उसे हम अनुभव कर सकते हैं, उसे हम डेली लाइफ से रिलेट कर सकते हैं। फोर्थ है विषय वस्तु की वैधता, यानी कंटेंट वैलिडिटी। और कंटेंट ऐसा होना चाहिए, सटीक होना चाहिए, उसमें भ्रमित करने वाला ना हो बच्चे को, और ये वैज्ञानिक रूप से सही हो, वैलिड हो। फिफ्थ पॉइंट है पर्यावरणीय वैधता, यानी एनवायरमेंटल वैलिडिटी, स्थानीय और वैश्विक परिवेश को जोड़ने वाला करिकुलम हो।
वास्तविक दुनिया यानी रियल लाइफ के जितने भी इश्यू हैं, कार्य हैं, उन सबको जोड़ने वाला हो। जैसे कि वेदर के बारे में हो कि रेन कैसे होते हैं, बादल कैसे बनते हैं, जैसे कि अभी ग्लोबल वार्मिंग कैसा बढ़ते जा रहा है तो कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। तो इस तरीके का कंटेंट करिकुलम में ऐड होना चाहिए जिससे बालक उसे अपने वास्तविक जीवन से रिलेट करे और जिससे ना केवल डेली लाइफ बल्कि ग्लोबल रूप से वो साइंस को जोड़ सके। 6 पॉइंट है नैतिक वैधता यानी एथिकल वैलिडिटी, यानी करिकुलम में समाज या मानवता प्रकृति के लिए न्याय संगत के बारे में होना चाहिए कि किस तरीके से समाज साइंस को प्रभावित करता है। तो सामाजिक जीवन के बारे में मनुष्य है वो प्रकृति की कैसे रक्षा कर सकता है, कैसे पेड़ बचाना है, पेड़ लगा के उसको हम कैसे संसाधन को कैसे हम बचा सकते हैं। तो इस तरीके का एथिकल वैलिडिटी होना चाहिए। अभी PYQ क्वेश्चन देखते हैं जिससे ये कॉन्सेप्ट समझ में आ पाए। फर्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा पाठ्यचर्या एनसीएफ द्वारा प्रस्तावित है। प्रकार से विज्ञान पाठ्यचर्या की प्रक्रिया वैधता यानी प्रोसेस वैलिडिटी को पूरा नहीं करता। तो जितने भी वैलिडिटी है सबके बारे में अच्छे से पता होना चाहिए क्योंकि एग्जाम में किसी भी वैलिडिटी के बारे में आपको पूछा जा सकता है और हमारी जो साइंस के कॉन्सेप्ट है वो बहुत क्लियर होने चाहिए तभी ये क्वेश्चन बन सकते हैं। यहाँ प्रोसेस वैलिडिटी के बारे में पूछा है जो यहाँ सही नहीं दिया है इसे चूज करना। फर्स्ट है विद्यार्थी विद्युत परिपथ को दो खुले सिरों से रबर को एक टुकड़ा बालूम की पिन और शीशा यानी लेड जोड़ने के संभावित प्रतिफलों की चर्चा कर रहे हैं। तो हम प्रोसेस में क्या करते हैं, हम प्रयोग करते हैं। तो यहाँ भी एक तरीके का एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है तो ये तो सही होगा। सेकंड है विद्यार्थी आवर्त सारणी में दिए गए तत्वों की सूची बनाने में संलिप्त है, यानी जो पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट्स दिए हैं उनको सूचीबद्ध उसे उस फॉर्म में बना रहे हैं। तो क्या यहाँ कुछ प्रोसेस हो रहा है। अब नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। थर्ड है घरेलू सामानों की अम्लता और क्षारकता की जांच कर रहे हैं। तो बच्चा यहाँ भी एक्सपेरिमेंट कर रहा है, टेस्ट कर रहा है, ये ऑप्शन तो सही होगा। फोर्थ है सूखे सूती कपड़े और आर्द्र रूई में रखे बीजों के अंकुरण के लिए परिकल्पना को विकसित करने में संकलित है। मतलब यहाँ पर बीजों के अंकुरण के लिए वे तर्क लगा रहे हैं, व्याख्या कर रहे हैं। किसी का सूची बनाना यहाँ ये कोई प्रोसेस वैलिडिटी के बारे में नहीं बताता है क्योंकि यहाँ गलत ही पूछा है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। तो इस तरीके से आपको चारों ऑप्शन अच्छे से पढ़ना है, उसका कंक्लूजन निकालना है और जो बेस्ट है उसे आपको चूज करना है। सेकेंड क्वेश्चन है कक्षा 6 की शिक्षिका असंपर्कीय बलों यानी नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस का अध्यापन करते हुए सबसे पहले स्थिर वैद्युत बल यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की व्याख्या, फिर स्थिर वैद्युत आवेश यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज, स्थिर वैद्युत क्षेत्र यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड और स्थिर वैद्युत विभव यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल को समझाती। इस घटना में निम्नलिखित में से किन पाठ्यचर्या वैधताओं का उल्लंघन हुआ है। यहाँ देखिए वो क्लास 6 में पढ़ा रही है कॉन्टैक्ट फोर्स, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स और यहाँ हाई कॉन्सेप्ट के बारे में फिर बात करने लगी। यहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, पोटेंशियल ये ऊंचे क्लास में पढ़ाया जाता है। तो एक तरीके से यहाँ पूछा गया है कि ये किस पाठ्यचर्या वैधता का उल्लंघन यहाँ किया जा रहा है। जो भी टीचर है वो क्या कर रही है, बच्चे को उसके एज के अनुरूप नहीं पढ़ा रही है या फिर उसकी जो क्षमता है, उसकी जो समझने की जो लेवल है उसके अनुरूप नहीं पढ़ा रही। तो यहाँ पर क्या यानी संज्ञानात्मक जो वैलिडिटी है उसका उल्लंघन कर रही है। यहाँ ऑप्शन में दिए गए हैं ऐतिहासिक हिस्टोरिकल, संज्ञानात्मक, नैतिक एथिकल, पर्यावरणीय।
तो इस क्वेश्चन का सबसे बेस्ट जो आंसर है वो ऑप्शन सेकंड है। आगे हम देखते हैं विज्ञान शिक्षण के दृष्टिकोण यानी अप्रोचेस इन साइंस। एज ए टीचर साइंस को पढ़ाने के लिए हम किन अप्रोचेस का यूज कर सकते हैं। फर्स्ट है पूछताछ के आधार पर यानी इंक्वायरी बेस, और या तो इसमें हम प्रश्न पूछ सकते हैं, डिस्कशन कर सकते हैं यानी चर्चा, किसी भी तरीके से हम क्या कर रहे हैं, इंक्वायरी कर रहे हैं, और ये टीचर पूछ सकता है या फिर स्टूडेंट भी पूछ सकता है। तो इस तरीके से का इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग होना चाहिए। सेकंड है समस्या समाधान यानी प्रॉब्लम सॉल्विंग। इसमें क्या कराना है कि पूर्व ज्ञान से बच्चे को जो कॉन्सेप्ट है उसको सिखाना है, उसे हल कराना है। तो इस तरीके से प्रॉब्लम का सॉल्यूशन उसे बताना है। थर्ड है प्रोजेक्ट आधारित, कॉन्सेप्ट सिखाना है वो मूर्त तरीके से, कॉन्क्रीट तरीके से, या तो हो सकता है हम कुछ उसे ऐसा प्रोजेक्ट दे डेली लाइफ से रिलेटेड जिससे उसका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो पाए। फोर्थ है खोज आधारित। खोज आधारित में भी हम बच्चे को कुछ डेली लाइफ से रिलेटेड टेस्ट करने के लिए, एक्सपेरिमेंट करने के लिए हम दे सकते हैं। तो इस तरीके से खोज आधारित शिक्षण होगा। फिफ्थ है आगमन और निगमन, यानी हम उदाहरण से हम नियम की ओर जा सकते हैं या फिर हम नियम पढ़ाकर हम उदाहरण समझा सकते हैं। तो इस तरीके का शिक्षण करना है। सिक्स है मॉडल और मॉडलिंग, यानी ऐसे कॉन्सेप्ट जिसको बच्चे आसानी से नहीं समझ सकता उसे हम मॉडल बनाकर, मॉडलिंग द्वारा हम उसे उस कॉन्सेप्ट को इजीली समझा सकते हैं। सेवेंथ है फील्ड ट्रिप। इसमें बच्चे को हम प्लांट के बारे में पढ़ाना है, तो हम उसे ये अपने क्लासरूम के बाहर जितने भी प्लांट्स लगे हैं उनको ऑब्जर्व करना, उनके रंग रूप, उसकी बनावट, तो इन तरीके से हम फील्ड ट्रिप करा सकते हैं। और ये या तो स्कूल में हो या फिर स्कूल के बाहर भी किया जा सकता है। एट है सिमुलेशन सॉफ्टवेयर, और ये एक तरीके का सॉफ्टवेयर होता है जिसमें हम बहुत टफ कॉन्सेप्ट होते हैं उसको हम प्रोजेक्टर के थ्रू 3D माध्यम से हम लर्निंग करा सकते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है डिपेंडेंट वेरिएबल एंड कंट्रोल्ड वेरिएबल, यानी परतंत्र चर और नियंत्रित चर। तो डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, ऐसा वेरिएबल जो दूसरे पर निर्भर होता है, यानी कारक में बदलाव होने पर ये खुद ही बदल जाता है। डिपेंडेंट वेरिएबल के लिए हम एक एग्जाम्पल देखते हैं, और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है। जैसे प्लांट ग्रोथ एक्सपेरिमेंट जो होता है, जैसे एक प्लांट के ग्रोथ के लिए क्या चाहिए, उसे सनलाइट चाहिए, पानी चाहिए। तो उसकी मात्रा में हम जब चेंज करते हैं, पौधे का जो ग्रोथ है उसकी लंबाई भी क्या होती है, बदलती है। अगर हम सूर्य का प्रकाश, पानी प्रॉपर अमाउंट में देते हैं तो उसका ग्रोथ अच्छा होगा, और अगर हम उसे सही तरीके से नहीं देते तो उसका ग्रोथ नहीं होगा। तो जो ग्रोथ है वो डिपेंड कर रहा है इन सभी फैक्टर पे। तो यहाँ जो डिपेंडेंट वेरिएबल होगा वो ग्रोथ हो जाएगा, यानी पौधे का जो लंबाई है वो डिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगा। और कंट्रोल्ड वेरिएबल क्या होगा, जैसे जो हम पानी दे रहे हैं, जो मिट्टी है, या जिस हम गमला ये पॉट पे पौधे लगाए हैं, ये पौधे का प्रकार हो वो एक जैसा हो, मतलब उसके प्रकार को हम एक जैसा रख रहे हैं। तो ये सारी फैक्टर क्या होंगे, कंट्रोल होंगे, क्योंकि इसमें हम चेंज नहीं कर रहे हैं तो उसका ग्रोथ भी एक समान होगा। तो यहाँ डिपेंड नहीं कर रहा है क्योंकि इसके जो फैक्टर है वो सारे एक समान है, उसको एक जैसा रखा जा रहा है, तो ये कंट्रोल वेरिएबल हो जाएगा। और इसमें हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल यानी स्वतंत्र, जो किसी पे निर्भर नहीं करता, वो क्या होगा, जैसे जिस पर कंट्रोल नहीं कर सकते। जैसे एग्जाम्पल के लिए जो सूर्य का प्रकाश है, या फिर बारिश है, या फिर हवा है, इस पे हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, तो ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा। इसे हम और एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, और ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आ चुका है। इफेक्ट ऑफ लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम, यानी जो सिंपल पेंडुलम होता है उसके लेंथ पे कैसे चेंजेस होते हैं, इसके टाइम पीरियड,
जैसे जो सिंपल पेंडुलम होता है उसका जब लेंथ बढ़ाया जाता है तो उसका जो टाइम पीरियड होता है, जो आवर्त काल होता है, वो कम हो जाता है। और अगर उसका हम लेंथ बढ़ा देते हैं तो टाइम पीरियड ज़्यादा होता है। यानी उसका जो दोलन, जो आवर्त काल होता है, एक छोर से दूसरे छोर पहुंच के फिर से अपनी जगह पहुंचना, अगर वो लेंथ ज़्यादा का वायर है तो टाइम लेगा, लेकिन उसका लेंथ कम है तो बहुत कम समय पे वो अपनी जगह पे पहुंच जाएगा। तो इसका जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो टाइम पीरियड होगा, क्योंकि टाइम पीरियड डिपेंड कर रहा है लेंथ पर, कि अगर लेंथ ज़्यादा होगा तो टाइम पीरियड कम होगा और लेंथ कम होगा तो टाइम पीरियड ज़्यादा होगा। तो इस तरीके से टाइम पीरियड डिपेंड कर रहा है लेंथ पे। तो कंट्रोल्ड वेरिएबल जो वायर का मटेरियल हो जाएगा, हम जैसा वायर देंगे, अगर वो फ्लेक्सिबल है तो शायद वो और ज़्यादा दूरी तक जा सकता है, या फिर मेटल का वायर है तो उसमें कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होगी, तो ये कंट्रोल वेरिएबल है। तो इस तरीके से प्रैक्टिकल बेसिस एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, तो सारी कॉन्सेप्ट का क्लियर होना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है विज्ञान में लिंग संवेदनशील शिक्षण पद्धति, यानी जेंडर रेस्पॉन्स पेडागोजी इन साइंस। और लिंग संवेदनशील का मतलब होता है जो पक्षतापूर्ण शब्द होता है या धारणा होता है या रूढ़िवादी सोच होता है, उसके खिलाफ सवाल उठाना। तो ये एक लिंग संवेदनशील शिक्षण पद्धति होता है। इसके बारे में हम जानते हैं। तो लिंग संवेदनशील भाषा का उपयोग करना, यानी जो भेदभाव हो रहा है वो नहीं होना चाहिए, उससे मुक्त व्यवहार हो, उसको लिंग संवेदनशील भाषा कहा जाता है, तो इसका उपयोग होना है। नेक्स्ट पॉइंट है छात्रों को रूढ़ियों की आलोचनात्मक रूप से जांच करने में शामिल करना, यानी जो पुरानी धारणाएं हैं, पूर्वाग्रह है जो पहले से चली आ रही है, उनको आलोचना यानी उनका खंडन करने में, उसको जांच करने में शामिल करना, जिससे बच्चों को उसके बारे में पता चले और वो समझ पाए और उसका खंडन कर पाए। नेक्स्ट है छात्रों के लिए समान भागीदारी और समान पहुंच सुनिश्चित करना, यानी सभी बच्चों का समान भागीदारी हो, उनमें कोई पक्षतापूर्ण ना हो और सभी के लिए जो पहुंच हो वो बराबर हो। प्रीवियस ईयर में एक क्वेश्चन पूछा था जो स्टेम के बारे में, जिसका फुल फॉर्म होता है साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स। उस क्वेश्चन में पूछा था कि क्या स्टेम लिंग संवेदनशील जो शिक्षण पद्धति है उसको क्या प्रभावित करता है? तो ये प्रभावित नहीं करता, क्योंकि स्टेम का जो कॉन्सेप्ट है इसमें चाहे वो बालक हो चाहे बालिका हो, उसके लिए ये जो साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स का कॉन्सेप्ट लाया गया है, तो ये प्रभावित नहीं करता है। अब इससे रिलेटेड हम एक क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सी रणनीति विज्ञान में लिंग प्रत्युत्तर शिक्षण संस्थापित करती है, यानी जेंडर जो बायसनेस होता है वो उससे रिलेटेड ना हो। तो फर्स्ट ऑप्शन है बालिकाओं को अधिक अवसर प्रदान करना। यहाँ भी लिंग के प्रति भेदभाव किया जा रहा है कि बालिकाओं को अधिक अवसर दे रहे हैं, ये ऑप्शन गलत होगा। सेकंड है लिंग आधारित समूह बनाना, यहाँ भी बॉय या गर्ल का अलग अलग ग्रुप बनाया जा रहा है, ये ऑप्शन भी गलत होगा। थर्ड है बालक और बालिकाओं के लिए पृथक सुधार कक्षाओं की व्यवस्था करना, यहाँ भी पृथक यानी अलग अलग, ये ऑप्शन भी गलत होगा। फोर्थ है कक्षा कक्ष में लिंग संवेदी संसाधन का उपयोग करना, तो लिंग संवेदन यानी जेंडर रिस्पॉन्स एक पॉजिटिव वर्ड है और उससे रिलेटेड संसाधन का उपयोग करना है, तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, क्योंकि लिंग संवेदन से जेंडर रिस्पॉन्स एक पॉजिटिव वर्ड है, भेदभाव, पृथक और ग्रुप करना ये नेगेटिव वर्ड है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाए ऑप्शन 4। आई होप फ्रेंड्स जो साइंस पेडागोजी की जितने भी कॉन्सेप्ट हैं वो समझ में आ गए होंगे, क्योंकि मैंने कोशिश की है कि सारे कॉन्सेप्ट के बारे में एक्सप्लेन किया जाए और PYQ ऐड किया जाए, जिससे कि आपको एग्जाम्स में
हेल्प मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक से सब्सक्राइब करें। थैंक यू।